अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। पाकिस्तान की मुआशी शहरक पर दुश्मन का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी भरपूर जवाबी वार। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ, पुलिस के हीरोज ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दुश्मन के वार के बावजूद स्टॉक मार्केट में तेजी। दुश्मन हमलों से क्या हासिल करना चाहता है, ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। दोस्तों को राजी करने का मिशन, वजीर आजम हाउस में खाने की महफिल, पार्टी ओहदेदारान और नाराज अरकान की शिरकत। काफ लीग ने इशाइया में शिरकत क्यों नहीं की, क्या वजीर आजम को इक़्तिदार जाने का खतरा है? मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ से शिकवा क्यों है और वजीर आजम तकारीर में किसको पैगाम देना चाहते हैं, ये मामला भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और फिर पंजाब हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी खत्म करने के दर पर। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के लिए कोशिशें शुरू। अब वाइस चांसलर्स नहीं, रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तार कुल होंगे। नए एक्ट से यूनिवर्सिटीज़ को क्या नुकसान हो सकता है? क्या पंजाब हुकूमत आला तालीम पर कदगन लगाने के लिए कोशा है? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। मेरे जीते जी तेरे शहरों पर आज सेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। सर रख देंगे हर पत्थर पर, जान रख देंगे हर डाली पर, हम आज ना आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कराची की आई चंद्रीगढ़ रोड यानी पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट मुल्क की माशी हब के नाम से जानी जाती है। इस रोड पर कराची स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पुलिस हेडक्वार्टर्स और कई मीडिया हाउसेस के दफातर भी मौजूद हैं। पीर के सुबह यानी आज सुबह कारोबारी हफ्ते का आगाज होते ही इस सड़क पर माशी सरगर्मियों का आगाज हो गया था। 10 बजने से चंद मिनट कबल स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर आकर एक गाड़ी रुकी, जिससे चंद दहशतगर्द बाहर निकले। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की चौकी पर हमला किया। इस दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। बादअज़ा इन दहशतगर्दों को इनका सामना रैपिड रिस्पांस फोर्स के चाको चौबंद नौजवानों के साथ हुआ, जिन्होंने मौसर हिकमत अमली और भरपूर ताकत से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और चारों दहशतगर्दों को करके मुल्क के माशी हब को बड़े नुकसान से बचा लिया। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। आर हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर से हम आए थे सिक्योरिटी के लिए। जो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और 1 सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर पे। वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और 1 बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, 1 बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मैंने उसको 2 गोलियाँ मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। आज सिंध पुलिस के जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाकर यह साबित किया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अर्ज़ मुक़द्दस की जानिब उठने वाली हर आंख को फोड़ कर रख देंगे। सिक्योरिटी फोर्स ने 8 मिनट में दुश्मन का हमला नाकाम बनाया। रिस्पांस टाइम भी बहुत कम था और बहुत जल्दी यह हमला नाकाम बनाया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने कहा कि 10:02 पर 4 दहशतगर्द गाड़ी में आए। 10:10 पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। 8 मिनट में 4 मार दिए गए। आज के जो वाकया था उसका सीक्वेंस क्या था? आज यानी 29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, जो कि आई चंद्रीगढ़ रोड पे वाक़ है और एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, सब उससे बखूबी वाकिफ है। इस पे 10:02 पर एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे वो आए और यहाँ पे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ और इस पूरे वाकये का जो इख्तिताम है वो 10:10 पे हो गया। यानी 10:02 से लेके 10:10 तक ये टोटल 8 मिनट की कार्रवाई थी, जिसके अंदर
4 दहशतगर्द और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था जिसमें रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के जो इदारे थे, जो कि हमारी कंबाइंड एक सिक्योरिटी नेटवर्क था, उन्होंने 8 मिनट में इन 4 दहशतगर्दों को मारा और इनको अपने अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। डीजी रेंजर्स की गुफ्तगू आपने सुनी। हमले के फौरी बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी कह रहे थे कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। उनका यह भी कहना था कि हमें इस हवाले से पूरी तरह इदराक है कि बची कुछ स्लीपर सेल्स, मददकारों और सहूलतकारों को जमा किया जाए, जिनमें MQM लंदन, BLA और बलूचिस्तान में दीगर गुमराह लोगों को जमा करके सूबे का अमन खराब किया जाएगा। ताहम उन्होंने मामले के तमाम पहलुओं से तहकीकात करने का अज़्म भी किया है। कराची पुलिस के सरबराह AIG गुलाम नबी मेमन ने इस मौके पर कहा कि कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले से अब तक के दौरान दहशतगर्दों ने कई मरतबा हमले की कोशिशें की हैं और इनमें से लोग पकड़े भी गए हैं। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से इस बात की निशानदेही की गई थी कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान में अमन की कोशिशों को खराब करने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। 23 नवंबर 2018 को ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। यही शहर कायद था, लेकिन तब दुश्मन का निशाना क्लिफ्टन में मौजूद चीनी काउंसिल खाना था। उस वक्त भी पुलिस के 2 जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर चीनी काउंसिल खाने के हमले को बड़े नुकसान से बचा लिया था। इस हमले में 3 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। सिक्योरिटी इदारों ने हमले के मंसूबा साजों को गिरफ्तार कर लिया था। आज डीजी रेंजर्स और कराची पुलिस चीफ ने भी 2018 के हमले आज के हमले में ममासलत की बात की है। अब आपको बताते हैं कि यह हमला चीनी काउंसलेट हमले से कैसे ममासलत रखता है। पहली ममासलत, दहशतगर्दों की जानिब से नई और चमचमाती गाड़ी खरीदी गई। आज भी वही तरीकाकार इख्तियार किया गया। दूसरी ममासलत, हमले में 4 दहशतगर्दों का इस्तेमाल किया जाना है। आज भी यही हुआ। और तीसरी ममासलत, दहशतगर्दों ने हमले के लिए मरकजी दरवाजे का इस्तेमाल किया और उन्होंने सबसे पहले गार्ड्स की चौकी को निशाना बनाया। चीनी काउंसिल खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में यही टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। चौथी ममासलत, दहशतगर्द कई दिनों तक हमले की जगह की रैकी करते रहे। दोनों हमलों में दहशतगर्दों ने ऐसा ही किया, ऐसा ही तर्ज अमल अपनाया। बलोच लिबरेशन आर्मी इससे पहले मुतादिद बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्विस रही है। सिर्फ गुज़श्ता माह बलूचिस्तान में 3 बड़े हमलों की जिम्मेदारी भी BLA कबूल कर चुकी है। अगस्त 2018 सैनिक मंसूबे के लिए काम पर जाने वाले मजदूरों की बस पर हमला किया गया, जिसमें 3 चीनी इंजीनियर समेत 5 जख्मी हुए। इसी तरह कराची में नवंबर 2018 में चीनी काउंसिल खाने पर हमले के दौरान पुलिस जवानों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता साल मई में PC गवादर पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 3 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। गुज़श्ता माह बलूचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ, 6 एहलकार शहीद हुए, जबकि 1 जवान जख्मी हुआ। रवा साल मई में बलूचिस्तान के इलाके मच में FC की गाड़ी पर हमले के दौरान 6 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। इसी तरह गुज़श्ता माह जिला केच के इलाके मंद में FC पर हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की। इस हमले में 1 जवान शहीद हुआ। सिक्योरिटी इंजीनियर, हुकूमत पाकिस्तान और सियासी क़यादत मुताद्दिद बार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और BLA के ताल्लुकात के बारे में इंकशाफ कर चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश कोई नई बात नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ शिद्दत पसंदाना नजरियात रखते हैं। वो माजी में भी इसका बरमला एतराफ़ कर चुके हैं, जबकि उनकी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा उनके मंशूर का हिस्सा रहा है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी। इस वक्त भारत को कई तरह से हजीमत उठाना पड़ रही है। इस वक्त भारतीय क़यादत नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात में मुसलसल सुबकी का सामना कर रही है। नेपाल ने अपने सरहदी इलाके पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मोदी हुकूमत को नाको चने चबवाए। इसी तरह गलवान वादी में भी चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। लद्दाख इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी को बार बार भारत के इंतहा पसंदाना नजरियात से खबरदार करता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि मोदी हुकूमत अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए चीन और बंगाल से शिकस्त से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए भारत पाकिस्तान में अमन व अमान खराब करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कुलभूषण यादव नेटवर्क इस सिलसिले में माजी में भी सरगर्म रहा है। ज़रूरत सब्र की है कि स्लीपिंग सेल्स और कुलभूषण नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई के साथ साथ आलमी बरादरी को भारत के शिद्दत पसंदाना अज़ाइम से आगाह किया जाए, उन्हें बावर कराया जाए। नरेंद्र कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी
यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इकदामात को मजीद बेनकाब करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस नेटवर्क को आलमी सतह पर कैसे बेनकाब किया जा सकता है? स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। इस पर पाकिस्तान की हिकमत अमली के तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सरबराह नेक्टा ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। दिस इज समथिंग वेरी अप्रिशिएबल, ये काबिल सताइश है। लेकिन दुश्मन ने हमारी माशी शहरक पर हमला करके क्या पैगाम देना चाहा है खालिद फारूक साहब? थैंक यू। बात यह है कि ये इसको अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि बेसिकली देखें ये जो है BLA जिन्होंने ये मजीद ग्रुप जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने ये अटैक किया है और अपने उनके फ़ोटोज़ उन्होंने रिलीज़ किए हैं, वो बिलोंग करता है बलूचिस्तान को। अब ये अटैक का स्पेशली सिलेक्ट करना कराची को, तो बड़ा ऑब्वियस है कि उसका मकसद है कि जो हब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज है। और वहाँ पे अटैक करने का मकसद ये है कि वहाँ आकर एक अफरा तफरी फैलाई जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को डैमेज किया जाए और इंटरनेशनल इमेज जो है मुल्क का वो नुकसान पहुँचाया जाए। बिल्कुल खालिद फारूक साहब, हमारा जोग्राफियाई मसला ज़्यादा बड़ा है या फिर बैरूनी हाथ जो मुलव्विस है वो ज़्यादा हम प्रॉब्लम है? क्या ये हमारा टेरिटोरियल इशू है जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस इख्तियार कर गया है, या फिर ये कोई बैरूनी हाथ है, हमें बराह रास्त उसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए? देखिए, ये जो सिलेक्शन ऑफ टेररिस्ट जो लोकेशन है और शहर का जो सिलेक्ट करना है, वो तो सीधी सीधी एक इंडिकेशन देता है कि ये बैरूनी हाथ उसमें मौजूद है। वरना लोकलाइज ग्रुप्स होते हैं इंसर्जेंट्स के, वो लोकल लेवल पे वो इस तरह की वारदात या वाक़यात होते रहते हैं, कई मुल्कों में होते हैं। ये जाके इसको जरा देना मकसद क्या है कि एक तो ये स्प्लैश करेगा इंटरनेशनली, और आपने ये देखा होगा कि हर दुनिया के नेटवर्क में ये चीज़ रिपोर्ट गई है, चाहे उसमें नुकसान ज़्यादा हो ना हो, पर इवेंट का होना ही उनके लिए उनकी अचीवमेंट होती है। तो इस एंगल से उसको किया गया है। पहला जो चाइनीज़ को मैसेज था, और ये अब भी वो जो है इसमें भी आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ की बहुत हैवी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके बंदे बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि फिर से ये पैदर पे वाक़यात होते हैं? बात यह है कि उसमें जो है ना, हमारी उसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनली इसको फॉरेन ऑफिस को जिस लेवल पे लेके जाना चाहिए था, जिसमें इंडिया का रोल जो है, क्योंकि इसका जो इस वक्त अबियार मरी जो है वो लंदन में है, और एक बार केस भेजा था पाकिस्तान में, और जब भाग गया था अपना फैमिली, जस्टिस नवाज थे मेरा ख्याल मर्डर के बाद ये फैमिली ये भागे थे अफगानिस्तान के जरिए इंग्लैंड में। तो ये वहाँ उन्होंने एक दफ़ा उसको गिरफ्तार किया, बाद में फिर नेचुरली वहाँ एविडेंस के मुताबिक वो ना हुई तो वो छूट गए। सर उस वक्त देखिए, जब पुलवामा अटैक होता है या पठानकोट का वाकया होता है, तो उस वक्त इंडियंस ये कहते हैं, उनकी सरकार ये कहती है कि इस पे पाकिस्तान मुलव्विस है या पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ ये मामला हुआ है, ये पहले ही ताने बाने मिल रहे थे कि रॉयस में मुलव्विस हो सकती है, भारत ऐसी कार्रवाई कर सकता है। जब हमें पता था, तो जब वहां वाकया होता है तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आप कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ से भी उन्हें कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी जानी चाहिए, या दी जाती है या नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती? होता क्या है सर? बात यह है कि इसमें जो एक्शनेबल एविडेंस है, वो तो कोर्ट जो लेवल है क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रूफ जो मांगता है, वो तो बहुत हाई लेवल के होता है फॉर कन्विक्शन। तो ऑब्वियसली उस तरह की ये लिंकेजेस जो है, आप एक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो लिंकेजेस तो आपको दे देते हैं, पर वो प्रूव करने के लिए कोर्ट में वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और देखिए, इंडिया और हमारे मीडिया का, हालांकि हमें पिछला भी हुआ है वाकया, इसके लिंकेजेस भी पता चले, उसके बावजूद अभी तक ऑफिशियली इंडिया को अब हमने एक्यूज ऑफिशियली नहीं किया। हालांकि लोकल लोगों को, जैसे मैं भी समझता हूँ कि इसमें अगर डेफिनेटली हाथ है, लेकिन आपने इंडिया में देखे कि पुलवामा में हुआ, लोकल कश्मीरियों ने किया, स्ट्रेट वे उन्होंने 2 घंटे बाद सीधा पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो वो प्रोपेगेंडा, बड़ा मुल्क है, वो खर्च करते हैं, लिंकेजेस हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा मैं समझता हूँ उतना अग्रेसिव नहीं है इस मीडिया पब्लिसिटी में कि इंडिया के रोल को हम एक्सपोज करें। और आप देखें फैटम में भी जाके वो वाकया जो हर चीज़ उसको पाकिस्तान से लिंक करने की कोशिश करते हैं, डैमेज करने की कोशिश करते हैं,
हालांकि पाकिस्तान तो इस वक्त खुद जो है जो फाइट कर रहा है टेररिज्म के खिलाफ, और जो हमारे इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सिविल, आर्मी और पुलिस जो कुर्बानियां दी है सबके सामने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपका। साबिक सरबराह नेक्टा ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद थे, और एम्फेसिस यही होना चाहिए कि पाकिस्तान तो खुद इस टेररिस्ट एक्टिविटी का विक्टिम रहा है हमेशा से। हमने जाने दी हैं, हमारे सिविलियन भी गए हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है। जबकि पाकिस्तान को इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि जैसे पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मुलव्वस है, जो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ ने वजीर आजम के इशाइये में शिरकत नहीं की, ये बिल्कुल अहम मामला है, सियासी मसला है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला है, और वो यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम का मामला है। किस तरह वाइस चांसलर्स के इख्तियारात को कटेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, इस पर भी कुछ बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क भर में जहां यूनिवर्सिटीज माली मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पंजाब हुकूमत ने जामियात को इंतजामी तौर पर मफलूज करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट 2020 के जरिए जामियात की खुद मुख्तारी खत्म करने के लिए अमली कोशिशों का आगाज कर दिया है। तरमीमी एक्ट की मंजूरी से तालीम महंगी होने का खदशा है, जबकि जामिया के इंतजामी और माशी मामलात पर वाइस चांसलर का इख्तियार खत्म हो जाएगा। मुजव्विज़ा एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का चेयरमैन वाइस चांसलर की जगह कोई रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट लगाया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताएं कि सिंडिकेट यूनिवर्सिटी के इंतजामी, माली और तहकीकी मामलात के हवाले से एजेंडा सेट करता है, और अब कोई फर्द यूनिवर्सिटी के बाहर से होगा, आउटसाइडर होगा, वो इन मामलात को बेहतर अंदाज में नहीं देख सकेगा। एक खदशा मौजूद है। सिंडिकेट में वाइस चांसलर का किरदार एक कठपुतली की तरह से होगा, गैर फालसा होगा। पूरी दुनिया में वाइस चांसलर्स को एक इल्मी शिनाख्त के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मुजव्विज़ा एक्ट में वाइस चांसलर को एक आम फर्द या फिर सिविल सर्वेंट के तौर पर देखा जाएगा। वाइस चांसलर के इख्तियारात का जायजा लिया जाए तो 2002 से कबल वाली जामियात में वाइस चांसलर सिंडिकेट को चेयर करता था, यानी वो जामियात अमली तौर पर खुद मुख्तार तस्वुर की जाती है। 2002 से 2008 तक की जामियात की सिंडिकेट की सरबराही वाइस चांसलर करता है, लेकिन इस सिंडिकेट में असातिज़ा की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। अब 2008 के बाद की जामियात के सिंडिकेट की सरबराही वजीर हायर एजुकेशन को दे दी गई है, जबकि अब वजीर हायर एजुकेशन यानी वजीर बराए आला तालीम की जगह तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट की सरबराही रिटायर्ड जज या ब्यूरोक्रेट को दिए जाने का खदशा है। इस एक्ट के जरिए असातिज़ा, वाइस चांसलर और वजीर हायर एजुकेशन का किरदार भी महदूद हो सकता है। इस एक्ट के जरिए अमली तौर पर हायर एजुकेशन को पस्ती की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल पैदा होता है कि इस तरमीमी एक्ट के असरात क्या होंगे। इसको आसान अल्फाज में समझाया जाए तो वाइस चांसलर का किरदार खत्म होने के बायस यूनिवर्सिटीज अखराजात चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और जजेस अपने फैसले लेंगे, बजट पूरा करने के लिए फीसों में इजाफा करेंगे, जिसके बायस तालीम महंगी हो जाएगी। इंतजामी मामलात में वाइस चांसलर का किरदार खत्म होने के बायस तहकीकी कल्चर खत्म हो जाएगा, रिसर्च कल्चर जो है वो कटेल होगा, मेयारी तालीम पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। मुजव्विज़ा एक्ट से जामियात में सियासी मुदाखलत बढ़ने का भी अंदेशा है। पुरानी जामियात के सिंडिकेट में पंजाब असम्बली का एक मेंबर शामिल होता था। 2002 के बाद वाली जामियात में 3 MPs को नुमाइंदगी दी गई है, और अब भी इसी तरीकाकार को तमाम जामियात पर लागू किया जाएगा। इस अमल से यकीनन सियासी मुदाखलत बढ़ने के खदशात मजीद पुख्ता हो जाएंगे। पहले सिंडिकेट में सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की सूरत में 2 ब्यूरोक्रेट्स पहले ही शामिल होते हैं। अब सिंडिकेट में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी ज़राअत और बाज़ जामियात में सेक्रेटरी सनत व हरफत को भी शामिल किया जा रहा है। यानी असातिज़ा और वाइस चांसलर्स की जगह ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का मेंबर बनने का मतलब फैसले इनके हाथ में होंगे। इससे हर जी शऊर इंसान के समझने के लिए काफ़ी है कि तालीम के फैसले असातिज़ा की बजाय ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान करेंगे। तो इसके क्या असरात होंगे, इसके इम्प्लिकेशंस क्या है। मुजव्विज़ा तरमीमी एक्ट की तैयारी के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब होल्डर से किसी भी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर यानी गवर्नर पंजाब को भी नहीं पूछा गया। आपने एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया है कि हमारी पार्टी की पॉलिसी थी और अब भी है कि जो भी अगर हमने यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लक फैसले करने हैं तो अल्टीमेटली हमारी जो है ख्वाहिश जो है, अल्टीमेटली नहीं बल्कि शुरू में ये हमारी ख्वाहिश होगी कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर से तबादला ख्याल करें, हम प्रोफेसर से बात करें, हम डीन से बात करें, हम वाइस चांसलर से बात करें, हम स्टूडेंट से बात करें जिन्होंने रिसीविंग एंड पे हैं, फिर हम मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनकी राय लें, फिर हम पॉलिसी जो है वो अपनाएं। तो मैं बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि चांसलर से भी कोई मशवरा नहीं किया गया।
अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऐसा एक्ट जिसके बारे में गवर्नर पंजाब को एतमाद में नहीं लिया गया, वाइस चांसलर से मुशावरत नहीं की गई, असातिज़ा के इल्म में लाए बगैर फैसले किए जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत ऐसे इक़दाम क्यों उठा रही है? क्या मखसूस तबकात को नवाजने के लिए तमाम तर अमल पर खामोशी इख्तियार की जा रही है? क्या एहतजाज के खौफ के बायस हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज और सदर फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। सबसे पहले मिनिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन ज़रा डॉक्टर साहब को सुनिए कि इनके मुतालबात क्या हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या है यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट को लेकर, आपके रिजर्वेशंस क्या हैं कि जिनकी वजह से आप कल असम्बली के सामने प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे ये है कि हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ इल्म की तरवीज के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन इन एक्ट्स को जिसके थ्रू जो है यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नेंस जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारा मुतालबा ये है कि टीचर्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और इसी तरह जो वाइस चांसलर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के मामलात को बेहतर समझते हैं, इसलिए उनको जो है सिंडिकेट का हेड लगाया जाए। 2002 के बाद बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें जो है वो पहले वाइस चांसलर को हेड तो लगा दिया गया, लेकिन वहाँ से असातिज़ा को जो है उन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जो है वो निकाल दिया गया। फिर उसके बाद 2008 से बाद के बनने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें वाइस चांसलर को भी सिंडिकेट की सदारत से हटा दिया गया। और अब ये जो मंसूबा है उसके तहत हम ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि किसी रिटायर्ड जज या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जो है वो सिंडिकेट का हेड लगाया जाए, इसलिए हमने ये मुतालबा किया। अब इशू ये है कि मिनिस्टर साहब अभी थोड़ी देर में ये कहेंगे, मुझे इस चीज़ का पूरा अंदाजा है। पहले प्रोफेसर साहब आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है टीचर्स को और वाइस चांसलर्स को इस इशू में, जब इस एक्ट में अमेंडमेंट होने जा रही है, तो आपसे पूछा गया? जी बिल्कुल नहीं पूछा गया, किसी सतह पे किसी तरह से किसी अंदाज में भी जो है हमें कंसल्ट नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन। अब मैं मिनिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा, जरा मैं वन बाय वन आते हैं ना जी, वन बाय वन आते हैं। मिनिस्टर साहब, बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि स्टेक होल्डर से पूछा नहीं गया, ना तो टीचर्स से पूछा गया, ना वाइस चांसलर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। और फिर अगले दिन मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि गवर्नर पंजाब जो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि मुझसे भी नहीं पूछा गया है। तो क्या बात है सर, ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक चीज़ इनिशिएट ही नहीं हुई तो फिर पूछने का सवाल तो इनिशिएट होने के बाद पैदा होता है। देखिए, आप कोई चीज़ पे जब काम शुरू करते हैं तो उसका एक स्टेप्स होते हैं मुख्तलिफ। ये जो एक और थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी फैली हुई है, उसको पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 1.5 साल से हमने PHEC की जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें तमाम जो प्रोफेसर साहब ने अभी बातें की इन सारों को डाला जाए। वो अभी इन प्रोसेस था और वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उस पर आगे काम नहीं कर सके, और मार्च में हमारा ख्याल था कि VC कंसल्टेशन करेंगे उस पर, लेकिन वो कोविड के बाद की सिचुएशन की वजह से वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया। उसी दौरान ये एक और ये जो अभी मुरवजा एक्ट जिसकी बात ये कर रहे हैं और जिस पे एहतजाज हो रहा है, ये किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से एक सजेशन आई और एक मीटिंग कॉल की गई कि हम सजेस्ट करते हैं कि ये चेंजेस लानी चाहिए। जैसे आपको पता है कि पंजाब में तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चलाता, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट चलाता है, एग्रीकल्चर चलाता है और लाइफ स्टॉक चलाता है। जब उनकी सजेशन आई तो हमने कहा जी आप रिटर्न फॉर्मेट में एक ड्राफ्ट जो है हमें भिजवा दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको आगे चलाना है या नहीं। जब वो ड्राफ्ट हम तक पहुंचा तो मैंने ये फैसला किया कि इसको प्राइम मिनिस्टर साहब से भी डिस्कस कर लिया जाए, और उनके लाहौर के विजिट पे मैंने उनसे डिस्कस किया और हमने ये फैसला किया कि ये कोई मुनासिब नहीं है तरमीम और इस पर काम ना किया जाए। उस दौरान वो समाओ लीक हो गया डिपार्टमेंट से, और उस पर किसी किस्म के कोई सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है, ना सेक्रेटरी के, और मिनिस्टर के पास तो बाद में आता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो अभी तक पढ़ा भी नहीं है कि वो एक्ट है। राजा साहब, दिस इज क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर बाज़गश भी सुनाई दे रही थी, इस पे एहतजाज भी हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी, लेकिन जो स्टोरी आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। इंफॉर्मेशन के दौर में मैं राजा साहब से गुजारिश करूं, ये पैगाम पहुंचाए चेयरमैन PHEC को, कहा कि उनको कहें काइंडली जब कोई प्रोसेस, अभी देखिए प्रोसेस शुरू कैसे होता है इनके लिए समझना जरूरी है। माशाल्लाह मेरे से ज्यादा इनको पता होगा कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन क्योंकि HED मेन डिपार्टमेंट है, तो वो एक समरी पुट करते हैं जिसमें लॉ की प्रपोजल होती है, वो फिर मिनिस्टर के पास आती है, फिर उसको मैं स्टडी करता हूं। अगर मैं समझता हूं आप ये कह रहे हैं कि समरी इनिशिएट ही नहीं हुई है। प्रोफेसर देखिए, मैं आपको कैटेगोरिकली कहता हूं, और अगर हुई है तो मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूं,
ठीक है, मैं कोई और बिल्कुल ठीक मुझे है। बिल्कुल समझ में जो बातें ये कह रहे हैं 100% ठीक है। वाइस चांसलर्स कोई, हमारा तो गवर्नमेंट की तरजीह यही है कि मेरिट पे वाइस चांसलर्स लगाए जाएं, और हमने लगाए हैं। जो पहली दफा आपको एक आवाज आई होगी एकेडमिक कम्युनिटी में कि बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करते हम। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि इनिशिएट नहीं हुई समरी जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो फिर एहतजाज किस चीज का है जब ऐसी कोई तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर ही नहीं है, इसके ऊपर कोई सिग्नेटरीज नहीं है, कोई सिग्नेचरीज नहीं है, कोई मुसव्वदा ही नहीं है, तो फिर एहतजाज क्यों कर रहा है? जी जी देखें जी, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मसला ये है कि ये जो फरमा रहे हैं हम इसलिए उस पर यकीन नहीं कर रहे, या हमारा उस पर इसलिए यकीन नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन की हद तक ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में राजा साहब ने, वजीर कानून ने और मुतल्लिकीन ने सारों ने इस पर बाकायदा मीटिंग की है 5 जून को, और हम कैसे बिलीव कर ले? फिर राजा साहब से हमने बाकायदा रिक्वेस्ट की, और फिर हमने 18 जून को जी मैं बिल्कुल सुनता हूं, लेकिन 18 जून को सर हमने आपको लेटर लिखा, हमने आपसे गुजारिश की कि आप हमें सुने। फिर आपने जो है ऑन रिकॉर्ड 19 तारीख को जो है लाहौर न्यूज़ में ये कहा कि हम अर्ली नेक्स्ट वीक जो है इन स्टेक होल्डर्स को बुला के इनकी बात सुनेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 21 तारीख से लेकर आज तक जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम असातिज़ा को आप इतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप जो हैं हमें हमारी बात सुने, हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारी बात सुने? हमें इंतहाई दुख से ये कहना पड़ रहा है आपसे कि आपने मीडिया पे कमिट किया, हमने आपको रिक्वेस्ट की, आपके स्टाफ अफसर ने बाकायदा हमें फ़ोन किया कि राजा साहब आपको मिलेंगे, लेकिन पिछले 10-15 दिन से जो है हम आपका इंतजार फरमा रहे हैं। राजा साहब असातिज़ा के साथ मुलाकात में क्या सिर्फ कोरोना वायरस है या फिर मामला कुछ और है? जो बात है वो जरूर माननी चाहिए, इसमें कोताही नहीं हुई, बल्कि इंतहाई मसरूफियत की वजह से एक तो ये मुमकिन नहीं हो सका। बजट सेशन चल रहा था जिसमें वज़रा की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने शाम तकरीबन उसमें गुजर जाती रही, और दिन को मुख्तलिफ मामलात ऐसे थे कि उस वजह से ये नहीं हो सका। दूसरा, थोड़ी सी मेरी गलती है कि जो मैं तस्लीम करता हूँ और उनसे माजरत भी करता हूँ, वो ये है कि मेरा ख्याल था कि मेरी वाइस चांसलर्स को मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो वो असातिज़ा से खुद बात कर लेंगे, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर मैंने उनसे फ़ोन पे कन्वर्सेशन ना की हो, और मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि सर ये मीटिंग भी कर लेंगे इन ड्यू कोर्स, आप मीनवाइल प्रोफेसर साहिबान को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। तो इस वजह से ये लेट हुई। कल बजट सेशन खत्म हो रहा था। स्टेक होल्डर्स हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि तलबा स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं, आप वाइस चांसलर जो है। राजा साहब, जब आप एतराफ कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, तो अब आप क्या कह रहे हैं कि कल जो स्केड्यूल्ड है प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ असेंबली, उससे पहले आप स्टेक होल्डर्स को बुला के इनसे मीटिंग करना चाहेंगे और वो प्रोटेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहूंगा, एनी टाइम। मैं एक्चुअली जी वीकेंड पे अपने हल्के में जाता हूँ, और क्योंकि बजट सेशन की वजह से बिल्कुल मैं टाइम नहीं दे सका, वहां पे भी मामलात होते हैं, लोगों की कोविड की वजह से फौतगियां हुई हुई हैं, आपको पहुंचना पड़ता है। तो मैं आज सुबह पहुंचा हूं वापस, और दोपहर को मुझे पता चला कि एहतजाज होने जा रहा है। मैंने गवर्नर साहब से बात की, VC साहिबान से बात की कि यार ये तो ऑलरेडी वी हैड सॉर्टेड इट आउट, तो इसका उन्होंने कहा जी कि वो चाहते हैं कि फौरी मीटिंग की जाए। तो मैंने कहा जी अर्लीस्ट पॉसिबल गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, और सुबह 10 बजे इंशाल्लाह मैं भी वहां पे होऊंगा, गवर्नर साहब भी होंगे। नहीं राजा साहब, इस वक्त प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, ये तमाम एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस को लीड करते हैं, प्रेसिडेंट है, इनको मुलाकात के लिए क्या वक्त दे रहे हैं आप? जी सर, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है, वहां पे इनको बिल्कुल यकीन दहानी भी कराई जाएगी। कराई क्या, देखिए आपका एक कोई भी समरी है ना, ये मैं आप भी समझते हैं मामलात को, कि जब तक वो वजीर साइन करके आगे नहीं भेजता कोई चीज इन प्रोसेस नहीं होती। सेक्रेटरी ने पुट ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजा साहब एक खदशा तो मौजूद है, यकीनन जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो इस तरह की कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। आप ये बताइए कि आप गवर्नर साहब से तो मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन इन स्टेक होल्डर्स को क्या वक्त दे रहे हैं मुलाकात का? क्या ये असेंबली के बाहर आए, एहतजाज करें, उसके बाद आपकी तरफ से बुलाए जाएंगे, उससे पहले तो मुलाकात का वक्त दे रहे हैं आप? नहीं, हमने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि एहतजाज से पहले ही मिल लेते हैं, ताकि ये नौबत ना आए। क्योंकि क्लैरिफिकेशन, देखिए एक होता है कि वाकई किसी की नीयत खराब हो, एक होता है कि किसी गलत फहमी की वजह से कोई चीज हो, तो उसके लिए तो आपको कोई वक्त देना पड़ेगा ना, कि इस वक्त ही आ जाए, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, आप बता दीजिए। 10 बजे इनके साथ ऑलरेडी अभी वाइस चांसलर जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे मैं तकरीबन शाम से इन कम्युनिकेशन हूँ, और उन्होंने कहा कि हमें अगर आपने टाइम देना तो सुबह जल्दी का दें। फिर मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि काइंडली अपना कोई मीटिंग कैंसिल करें और जल्दी दे दें टाइम, तो कल सुबह का टाइम तय हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, आप मुतमईन हैं? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कल सुबह अर्ली द फर्स्ट हाफ आपसे मुलाकात कर लेंगे, तो मुतमईन आप इस यकीनदानी से? देखें जी, हम तो पिछले 15 दिन से इनका इंतजार कर रहे हैं,
मैं आपसे गुजारिश करूं, ऑन रिकॉर्ड है, हमने गवर्नर को, हमने राजा यासर साहब को, हमने चीफ मिनिस्टर को जो है वो आज से 15 दिन पहले खत लिखे हुए हैं। हमने इनके स्टाफ अफसर से बकायदा लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि हमने मुलाकात के लिए वक्त दे रहे हैं आपको, कल अर्ली फर्स्ट हाफ में आपसे मिलने जा रहे हैं, तो क्या आप एहतजाज करेंगे सदनी के बाद या मुलाकात करेंगे? मैंने सर इनको जो पैगाम भेजा था प्रोफेसर साहब को, ये इनकी एसोसिएशन को, वो ये था कि क्योंकि बजट सेशन चल रहा है तो कोई बिल तो आ भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपकी अपनी मसरूफियात थी, आप नहीं मिल सके, लेकिन आप मिलना चाहते थे। प्रोफेसर साहब आप बताइए, अब आप एहतजाज करेंगे या मुलाकात करेंगे? देखें जी, हमें तो चीज़ों को हल करना है, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं अपनी एसोसिएशन से इस बारे में, अगर ये हमें जो है कोई राब्ता करते हैं या हमसे कोई बात करते हैं, तो मैं अपनी एसोसिएशन से, अपने बाकी साथियों से इस पे मशवरा करूंगा और डेफिनेटली जो है नहीं, अभी देखिए, ये भाम तो नहीं रहना चाहिए कि आपसे कोई राब्ता करते हैं या कोई बात करते हैं, भाम नहीं रहना चाहिए। इस वक्त आप दोनों ऑन बोर्ड हैं। मैंने सब, आप खुद बराह रास्त कह सकते हैं, मुलाकात का वक्त बराह रास्त प्रोफेसर साहब को दे सकते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल भाम नहीं होना चाहिए कि आपको एहतजाज के लिए जाना पड़े और मुलाकात ना हो सके। कम्युनिकेशन गैप तो हम कवर कर रहे हैं सर। देखें, हमने तो एहतजाज भी, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने तो एहतजाज 23-24 को जो है अपना पोस्टपोन किया, इसलिए कि ये हमें टाइम देंगे, हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है हमने एहतजाज बराए एहतजाज करना है या हम कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी असातिज़ा हैं, हमें पता है हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम ये तवक्को करें कि हमारे असातिज़ा सड़कों पर नहीं होंगे। मसला ये है कि हमारे अगर मुतालबात माने जाते हैं या हमारी बात सुनी जाती है और उसको बाकायदा जो है हम मुतमईन होते हैं, तो हम सड़कों पर आने के लिए बुनियादी तौर पे तो हमने यही तय किया था कि ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं उन मुतालबात हल करें। ठीक है राजा साहब, आपका लास्ट कमेंट क्या है? असातिज़ा को सड़कों पर लाएंगे या इनके सड़कों पर आने से पहले मामला हल हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमारा मजहब भी और मेरा अपनी जो हमारा कल्चर है, रवायत है, उसमें असातिज़ा की इज्जत माँ बाप के बराबर है और मैं उसको बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। आई मीन इट। और किसी तरह भी ना, मैं नहीं चाहूँगा कि वो सड़कों पे आएँ। और दूसरा, यूनिवर्सिटी सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात करें उस पर मेरा इनसे इख्तलाफ ही कोई नहीं है। अगर तो नौबत तो तब आए अगर इख्तलाफ हो गवर्नमेंट का और इनका। किसी और की सजेशन है, हम एक्ट बना रहे हैं वो मुशावरत के बगैर कभी आगे नहीं जाएगा। जब उस पर काम होना है, वो अभी ये चीज़ से आगे ही नहीं आया है, मैं इनको ये यकीन दिला रहा हूं। ठीक है सर, फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया मैंने सब आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुमताज़ आपके वक्त के लिए। दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्टर साहब ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे प्रोफेसर साहिबान से और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद इनको सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा और जो मुतालिबात इस वक्त असातिज़ा कर रहे हैं या वाइस चांसलर्स कर रहे हैं और उनको जो खदशात लाहक हैं वो यकीनन दूर हो जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ये बात है साल 1992 की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने मैच जीतने वाली टीम के लिए पीएम हाउस में खुसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। विनिंग टीम का पिंडी बॉयज़ और इस्लामाबाद के शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों और टीम के कप्तान को खूब खिराज तहसीन पेश किया। ये ज़ियाफ़त टीम और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहने के लिए रखी गई थी, लेकिन इस तारीखी ज़ियाफ़त के 28 सालों के बाद उसी वज़ीर आज़म हाउस में एक और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। 1992 वाली टीम के कप्तान इमरान खान आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। वो ज़ियाफ़त खिलाड़ियों को सराहने और उनकी कामयाबियों की खुशी में सजाई गई थी, लेकिन इतवार को ज़ियाफ़त का एहतमाम नाराज़ खिलाड़ियों और खफा इत्तेहादियों को मनाने के लिए रखी गई थी। इस ज़ियाफ़त में टीम लीडर हर खिलाड़ी के पास जाते, गुफ्तगू करते, उनके शिकवे सुनते और फिर अगली टेबल की जानिब चल देते। इतवार की ज़ियाफ़त में किसी भी किस्म की कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लिया गया। खिलाड़ियों से ख़राब कारकर्दगी पर बाज़पर्स भी नहीं हुई और ना ही आला कारकर्दगी पर कोई इनाम देने का ऐलान किया गया। टीम कैप्टन यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर मुद्दू किया था, जिसमें वफाकी वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान असम्बली शरीक थे। वज़ीर आज़म तकरीब में एक एक टेबल पर गए, हर किसी की शिकायत सुनी और उन्होंने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ बैठ कर खाना खाया। 92 के वर्ल्ड कप में एक एक खिलाड़ी की कारकर्दगी पर उसे खिराज तहसीन पेश किया जा रहा था। इतवार की ज़ियाफ़त में उमर अयूब, नदीम बाबर और अब्दुल हफीज़ शेख को अवामी गज़ब से बचे रहने का मशवरा दिया जा रहा था।
इस ज़ियाफत में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से शिकायत भी होती रही। कई खिलाड़ी माशी मामलात पर मौसर हिकमत अमली ना होने के नुकसानात कप्तान तक पहुंचाने के लिए कोशा भी रहे, लेकिन उन्हें भी कप्तान तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। कासिम नून, नजीब हारून और आमिर लियाकत भी शिकवे करते रहे, जबकि राजा रियाज और नूर आलम में इशाइये में दिखाई नहीं दिए, इशाइये में मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म के रफ़ीक ख़ास और इत्तेहादी शेख रशीद भी ज़ियाफत से महरूम रहे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। इस इशाइये में मुस्लिम लीग काफ शरीक नहीं हुई क्योंकि उनकी पार्टी ने अलग से ज़ियाफत का एहतमाम कर रखा था। ये वजह बताई जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ियाफत के बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा और आज़ाद रुकन असलम भूतानी भी काफ लीग के इशाइये में पहुंच गए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही ने आज ट्वीट में वज़ीर आज़म से इजहार नाराज़ी करते हुए वादे पूरे करने का मुतालबा भी किया है। कप्तान की ज़ियाफत से उम्मीद की जा रही थी कि हुकूमत पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी, सभी लोग उसमें मौजूद होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर और इत्तेहादियों के उतरे चेहरे सारी कहानी बता रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दावा किया कि वो 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अवामी फलाह के लिए मंसूबे कब शुरू किए जाएंगे। 5 साल पूरे करना ज़रूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना ज़रूरी है? क्या आवाम से किए गए वादे मुकम्मल हो सकते हैं? क्या वज़ीर फोकस आवाम की बजाय सिर्फ इक़्तिदार है? इस इशाइये ने कई सवालात खड़े कर दिए और आने वाले चंद अयाम इन सवालात के जवाबात के लिए नहायत अहम है। इन सवालात के जवाब आना इंतहाई ज़रूरी है और इनकी तवक्को भी की जा रही है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।